सारे ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मेरे लिए बहुत ख़ास हैं बिकॉज ये मेरे इंस्ट्रक्टर थे इन ए लेवल्स और मैं इनको फेसबुक पे फॉलो करता रहता हूँ। ही इज़ डूइंग रिमार्केबल वर्क इन द एजुकेशन सेक्टर। और मैंने इसलिए कहा कि एजुकेशन सेक्टर आजकल एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ हुआ है समहाउ। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। और उसके ऊपर ही इज़ बिन वर्किंग फॉर मोर देन अ डेकेड, एडवोकेसी वाइज और पढ़ाने वाइज। एंड अब तो माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा सेटअप भी पाकिस्तान में लॉन्च किया है। सर उमैर कुरैशी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर इनसाइट। Pleasure. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ कि आपका, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता कि आपका जो एजुकेशन करियर है, थोड़ा सा मुझे उसका बताएं कि कितना अरसा हो गया है पढ़ाते हुए और क्या क्या किया आपने? अच्छा, खैर वो तो एक बहुत लंबा अरसा, अब तो इट्स अबाउट 20 years, more than 20 years. I did engineering and I did my masters. और उसके बाद क्विकली मैं अपना, ज़ाहिर बात है, CV तो शेयर करने से रहा, लेकिन मैं उस टॉपिक्स की तरफ आना चाहूँगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे. सो या, टीचिंग वाज माय पैशन एंड राइट। आई स्टार्टेड टीचिंग. मैंने बड़ा अर्ली ईयर्स से शुरू किया था पढ़ाना. ग्रेड 1 को भी पढ़ाया, 2 को पढ़ाया, 3 को पढ़ाया. सो ऑल द वे आई केम अप टू ए लेवल्स. मैंने स्टार्ट जो है वो यहाँ पे स्कूल्स हैं जो जो लीडिंग चेन्स हैं, सबके साथ तकरीबन मैंने पढ़ाया एज एन ए लेवल फिज़िक्स टीचर. और दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बट इन 2012 आई वेंट फॉर अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. उसके बाद इन 2014 आई वेंट टू यूमास एमहर्स्ट. वहाँ से मेरी एक सर्टिफिकेशन थी इन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप. देन आई डिड माय सर्टिफिकेशन इन एडवांस एजुकेशन लीडरशिप फ्रॉम हार्वर्ड. और मीनवाइल दुनिया के एजुकेशन मॉडल्स को पढ़ने का, समझने का, मैं ख़ुद लिखता भी हूँ और आई वर्कड एज एन एजुकेशन रिसर्चर. सो टीचिंग वाज जस्ट a part of my life. I was more into education research and understanding and studying how the education models actually work. So USA के मॉडल को मैंने देखा, बहुत करीब से देखा. वहाँ के स्कूल्स में मैंने जो है वो कुछ टाइम गुजारा. सो इसी तरह सिंगापुर मॉडल को पढ़ा, साउथ कोरिया को पढ़ा. सो दैट वाज अ गुड लर्निंग. बट टीचिंग इज़ टीचिंग. टीचिंग तो ब्लड में होती है, वो तो कभी आप राइट। छोड़ नहीं सकते. राइट। और फिर उसके बाद ए लेवल्स फिजिक्स एंड ऑल ऑफ दीज सर्टिफिकेशंस लेटर, नाउ अब आपने एक थिंकिंग स्कूल के नाम से एक पूरी जी हाँ. ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहूँगा स्कूल तो इज जस्ट स्मॉल वर्ड फॉर इट, वो आपने स्टार्ट की। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि व्हाट इज़ दैट? थिंकिंग स्कूल इज़ बेसिकली एन इंटरनेशनल चेन. और दुनिया में ऑलरेडी 8,000 थिंकिंग स्कूल्स मौजूद हैं पहले से. इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ASCD इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ US बेस्ड. और ASCD सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन सपोर्ट मटेरियल देती है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट देती है. जितनी लीडिंग बुक्स जो पब्लिश होती हैं एजुकेशन रिसर्च में, वो सारी ASCD पब्लिश करता है या एरा पब्लिश करता है. So I work as executive director of Pakistan ASCD, which is an affiliate group of ASCD. That doesn't mean we get funding or donations. This is intellectual support. राइट। So हमने पाकिस्तानी ASCD बनाया in 2015. और we started working on teachers training across Pakistan. हमने तकरीबन 6,500 टीचर्स को ट्रेन किया on modern instruction practices. टीम थी मेरी बहुत अच्छी, अभी भी है मेरे साथ ऑब्वियसली. बट देखें मुज़म्मिल, आप बहुत अर्सा जब काम करते हैं ना, तो आपके अंदर एक चीज़ होती है कि जी चीज़ों को इस तरह नहीं, इस तरह से होना चाहिए. नाउ व्हेन यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, विद अ कंपनी, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना एक विजन और मिशन है. वो शायद आपके साथ मैच करता हो ना करता हो, बट फॉर ब्रेड एंड बटर तो ठीक है, चलें, आप काम कर रहे होते हैं. बट एक टाइम आता है जब आप कहते हैं बस अब बहुत हो गया. हम्म। So me and my team planned for this school for 3 years and we got a license for Pakistan from Thinking School International. राइट। और उसके CEO हमारे कंसल्टेंट भी हैं. एंड वी हैव अ ह्यूज बैकिंग. एट द मोमेंट वी हैव 2 campuses in Islamabad and 1 in Peshawar, and 6 campuses are opening in Balochistan. अच्छा, 6 Yeah, कैंपसेस इन बलूचिस्तान। inshallah. द मैक्सिमम नंबर जो है वो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान अच्छा। में हम पूरे पाकिस्तान में हमारा प्लान है बाय इन 5 years we will be opening 133 campuses. अच्छा। So that is a mega project. It's a complete network. हम franchises भी देते हैं. तो हमारी बहरिया एनक्लेव में फ्रेंचाइज है, इसी तरह पेशावर में हमारी फ्रेंचाइज है. बट वी आर ओपनिंग स्कूल्स इन पार्टनरशिप एंड इन सोली एज वेल. ज़बरदस्त। तो ये सिलसिला है. एंड थोड़ा सा जो आप स्टार्ट में मुझे बता रहे थे कि दी स्कूल्स आर लिटिल डिफरेंट।
दे आर डिफरेंट। हाउ आर दे डिफरेंट? देखें आप मार्केट हम इसलिए कहते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा मार्केट ही लिया जाएगा ना। सो मैंने लीडिंग स्कूल्स के साथ काम किया, मुझे पता था कहाँ पे खला मौजूद है, कहाँ पर गैप्स मौजूद हैं, क्या बताया जाता है और क्या दिखाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है। देखें इन एंड आउट आप जानते हैं, फैंसी नेम बिग नेम्स मौजूद हैं, उनका अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, मैं उनके कंट्रीब्यूशन को कभी डिनाई नहीं करूँगा। थिंकिंग स्कूल के अंदर जो डिफरेंट चीज़ है, दिस स्कूल इज़ मेंट फॉर डेवलपिंग द स्टूडेंट्स एज एंटरप्रेन्योर्स। ओके। सो हमने मीडिया स्टडीज़ ऑफ़र किया राइट फ्रॉम ग्रेड 1, और आगे हम हमारा एम ये होता है कि एक बच्चा ग्रेड 8 में जब पहुंचता है, क्लास 8 में पहुंचता है, तो अपना ई कॉमर्स सिस्टम लॉन्च कर ले, अपनी प्रोडक्ट सेल करे, रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से डील करना शुरू कर दे। राइट। हमारे स्कूल्स का एक बहुत बड़ा डायलेमा ये था कि वो जॉब सीकर्स पैदा करते हैं, वो डिग्रियां लेके बाहर निकल जाते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचते तब जाके उन्हें पढ़ाया जाता है तो क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ लो, अब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लो। आप 16 साल एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म कर दें, उसके बाद अचानक कहें आप वैसे सोचना शुरू कर दो। सो दैट इज़ आयरॉनिकली हैपनिंग इन पाकिस्तान। हमने कहा जी हम जो पढ़ाएंगे, हम थ्रू थिंकिंग मैप्स पढ़ाते हैं, थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग हमारी बेस है। एंड दिस होल स्कूल इज़ बेस्ड ऑन हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, जिसके ऊपर लोग आजकल कहते हैं जी हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कराएंगे। फैंसी वर्ड्स हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता, राइट। बट उसको थ्रू करिकुलम इम्प्लीमेंट करना एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा काम था। So I'm blessed. I have a wonderful team with me in head office, and we worked on the curriculum, and international consultants साथ थे। So पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसकी कोई रियल लाइफ में सेंस भी बनती हो। ये मेरी 20 साल की एडवोकेसी है। जब मैं पढ़ाता था, आप मेरी क्लास में थे, हम उस वक्त भी इस किस्म के कुछ लेक्चर देते थे कि भाई जो आप ग्रेड ले रहे हैं उस ग्रेड का कल को बताना पड़ जाए कि आपका ए ग्रेड है, उसको समझाओगे कैसे, आपको आता क्या? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हुई, दुनिया में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात लेता हूँ, मेरे पास सीवी लेके कोई बंदा आया, मुझे कहे मेरे पास 600 ए ग्रेड है, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर वो अगर आ रहा हो, तो मैं उसे कहूँगा मुझे आपके 600 ए ग्रेड की ज़रूरत नहीं, मुझे बताएं मेरी कंपनी आउट ऑफ द जो बॉक्स है वो कैसे सोच सकती है, आगे कैसे निकल सकते हैं। सो इट्स मोर अबाउट स्किल्स, इट्स मोर अबाउट द रियल लाइफ लर्निंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट एंड ब्रिंग इन द स्कूल्स in our systems. ये बड़ा fascinating because बिल्कुल अभी 2 घंटा पहले I was doing another podcast with साइम साहब आए हुए थे। He works with the Ministry of Finance, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट्स के अंदर। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा 10 साल बाद का पाकिस्तान आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने आबा अजदाद को देखकर अपने पाथ्स चूज़ कर रहे हैं और वो वही नौकरियां कर रहे हैं, वो सारा कुछ सारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी जो फ्यूचर है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, फ्यूचर है वो थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स का है, बिकॉज जो जॉब्स पहले उन्होंने करते देखा है लोगों को वो रिडंडेंट हो जाएंगी और नई जॉब्स आएंगी जो कि यानी कि आज आई कैन नॉट मेक माई चाइल्ड केपेबल ऑफ दैट जॉब बिकॉज वो जॉब क्रिएट ही आज से 10 साल बाद होनी है। सो इट्स वो जो द कैपेबिलिटी दैट यू हैव टू बिल्ड इन अ चाइल्ड इज़ इफेक्टिवली कि जब वो जॉब आएगी वो उसको आइडेंटिफाई करके अपने आप को रीस्किल कर सके उस टाइम के ऊपर। एग्जैक्टली। एजुकेशन का देखें बुनियादी पर्पस मुजम्मिल आज के बारे में बच्चों को पढ़ाना नहीं है, ये टाइम तो ख़त्म हो जाएगा। आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद की अगर आपका विजन मौजूद है तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का है, अदरवाइज़ वो नहीं है किसी काम का, वो उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मुझे जो 30 साल पहले पढ़ाया गया था, अगर तो उस वक्त वो मुझे ये आज के दौर को देख के बनाया गया, सिखाया गया, तो फिर तो मैं सक्सेसफुल हूँगा, वरना ट्रायल एंड एरर से लोग दुनिया में लोग सीखते हैं। सो हम एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा फैंसी वर्ड है। मैं पाकिस्तान के अंदर बड़ा आजकल मैं एक कहाँ पर मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था एज अ गेस्ट स्पीकर, तो मैं गलती से वहाँ क्या बैठा कि पाकिस्तान में ना 2 किस्म के लोग हैं, एक जिनके पास जॉब है, दूसरे जो एंटरप्रेन्योर है। सो उसको काफ़ी लोगों ने माइंड भी किया, बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा था, देखें एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लवली, इट्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट। बट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में सोल्यूशन पहले बनता है, प्रॉब्लम बाद में निकलता है। राइट। सो ऐप मार्केट में आ जाती है, बाद में सोचते हैं अब हम क्या करें। दैट इज़ नॉट स्टार्टअप, दैट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई वाज इन यूमास एमहर्स्ट, और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आइकॉन के नाम से एक डिपार्टमेंट है। सो किसी भी डिपार्टमेंट से आप हों, आपको वहाँ पर फ्यू क्रेडिट आवर्स अपने कंप्लीट करने होते हैं और आपको एक स्टार्टअप देना होता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होता है। सो सोशल साइंसेज से भी लोग आएंगे, बायोकेमिस्ट्री से भी आ जाएंगे, इंजीनियरिंग से भी आ जाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आएंगे।
तो मेरी उस प्रोजेक्ट आइकॉन के जो चेयरमैन थे, मेरी उनसे मीटिंग थी, हिज नेम वाज प्रोफेसर स्कॉट। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी हमारे यहाँ भी बड़ा शोर है एंटरप्रेन्योरशिप का, बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स हम बना लेते हैं, तो क्या आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा देखिए हमारा प्रॉब्लम बड़ा सीधा है, हम तरीका बड़ा सीधा है, हम सुबह न्यूज़पेपर्स खोलते हैं एंड न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, Yeah. so we just pick the problem and we start working on it, and that Yeah. was fascinating idea. I mean Yeah. सोशल साइंसेज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम अखबार में आया है, आप उठाएं, आप उसको सॉल्व कर दें, तो आपने वाकई कोई ना कोई I इनोवेशन mean, की। clearly the problem is big enough कि it's going to get the attention of the media as well, right? अगर Yeah, आप उसका solution yeah, provide कर रहे हैं. Unfortunately, a lot of times in Pakistan, we look at startups and they're just creating. You said it so shrewdly कि they're creating solutions where they don't even understand the problem in the first Yeah, place. तो फिर वो कहते हैं yeah. demand नहीं है, customer डिमांड नहीं नहीं है. है, यस, Obviously, if it's not a problem for the customer, यस, यस, you know, so एग्जैक्टली। तो तभी तो फिर वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने इतनी मुश्किल से ये वाली ऐप बनाई थी, आप पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है ना, अब मेरी एज ब्रैकेट के लोग आमतौर पे एंटरप्रेन्योरशिप को यही समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐप बना ली होगी, हाँ. एक और गूगल से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उनके ऐप स्टोर से और पता नहीं क्या होगा। बट रियल आइडिया इज़ दैट कि शायद ये जो जॉब्स आज हम ढूंढते हैं ये कल नहीं होंगी, एंड यू वर वेरी राइट जो आपने मेंशन किया। अब एक इंडस्ट्री में कल 6000 लोग चाहिए थे, परसों को 600 लोग चाहिए होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से सामने आ रही है। तो लोगों को अब ज़ाहिर बात है जॉब्स का इतनी आसानी से जॉब्स नहीं मिलेंगी। ये पाकिस्तान है जहाँ पे इस वक्त पीएचडी वालों की भी एक एसोसिएशन बनी हुई है जो अपनी जॉब्स के लिए लड़ रहे हैं। सो उससे कहीं बेहतर है कि आप बच्चे को बहुत शुरू से वो स्किल सिखा दें। मेरी एक कंपनी के साथ आजकल बातचीत चल रही है, एंड वी माइट एम्बेड अ पार्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग विद द रेगुलर स्कूल। अच्छा. सो आप एक चीज़ सोचें, पाकिस्तान में से बहुत सारा बच्चा अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, वहाँ पे जाके उसको जॉब्स करनी पड़ती हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। बट क्या ही अच्छा हो अगर हमारा स्कूल जो है वो उसको एम्बेड कर दें, उसको वेल्डिंग सिखा दें, उसको आप कारपेंटर का काम सिखा दें, उसको आप कोई ऐसी चीज़ स्किल दे दें जो वो जहाँ जाके काम करे, आराम से काम कर सके। बिल्कुल. तो हमारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम जो चीज़ें से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा। मैं ज़ाहिर बात मैं एक हार्डकोर इंजीनियर था, और मैंने अपने टीचर से एफएससी में पूछा कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने की है इसका रियल लाइफ में कोई यूज़, कोई इस्तेमाल। तो उन्होंने अल्फाज कहे जो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे गए, उन्होंने कहा मेरी क्लास से निकल जाओ। तो मुझे अपनी टीचिंग के टाइम तक नहीं पता था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक्चुअली यूज़ क्या है। द डे आई बिकेम अ टीचर माई सेल्फ एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं। यूज़ उसका बहुत आसान था, बट द थिंग इज़, मेरा कहने का मकसद ये है कि चीज़ों की सेंस बनना बड़ी ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने चैप्टर याद कर लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि लाइफ इज़ इंटीग्रेटेड, लाइफ इज़ नॉट डिवाइडेड इन 8 सब्जेक्ट्स। राइट. और यही कॉन्सेप्ट है जो फिनलैंड ने अप्लाई किया। फिनलैंड में तो 8 सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं ही नहीं, दुनिया का नंबर 1 मॉडल है। लेकिन हमें उस तरफ तक जाने में बहुत टाइम अभी चाहिए, हम उस तरफ जाएंगे। कोशिश हमारी है थिंकिंग स्कूल के प्लेटफॉर्म से कि हम उस तरफ चलना शुरू कर दें। कि इवेंचुअली यू आर सेइंग कि वर्टिकल्स ख़त्म करके बहुत सारे डिफरेंट साइलोज जो हैं वो आप एक दिमाग के अंदर लेकर आएँ, और फिर उसमें पीपल कैन सॉर्ट ऑफ पिक एंड चूज एज वेल कि किस तरफ उनका दिमाग ज़्यादा चलता है तो उस तरफ ज़्यादा अपना लें और वो कर लें। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। एक चीज़ पाकिस्तान में एक नई जैसे कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जनरली क्रिटिक अब बढ़ता जा रहा है, और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें पर्टिकुलरली, तो हायर एजुकेशन में एक ये चीज़ भी आती है कि दुनिया भर में भी ये आ रहा है कि जो फॉर्मल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट बना है, 4 साल की आप डिग्री लोगे और उसके साथ ये XYZ होगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा इन प्योर फाइनेंशियल गेन। ठीक है। तो जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई डिग्री शिग्री छोड़ो और स्किल ले लो और 30 दिन में अकाउंटेंट बन जाओ और वगैरह वगैरह। जाचा वाला साहब आए हुए थे शो के ऊपर, उन्होंने वो ही इज़ अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दैट एज वेल। हाउ वुड यू, व्हाट वुड योर ओपिनियन बी, बिकॉज आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, हाउ वुड यू से कि भाई क्या हमें बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ छोड़ देनी चाहिए, या हमें यूनिवर्सिटीज़ रिफॉर्म करनी चाहिए हैं, या हमें यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहिए है और एज इंडिविजुअल्स कुछ डिफरेंटली परफॉर्म करना चाहिए टू हैव अ सक्सेसफुल, फॉर एग्जांपल लाइफ अ करियर? देखें, जिस तरह टीचिंग की रेसिपी नहीं होती ना, इसी तरह किसी सोसाइटी को रिफॉर्म करने की रेसिपी नहीं होती। राइट. वो अपने गलतियों से सीखते हैं,
बहुत ये जितने आइडियाज़ हैं, होम स्कूलिंग का एक आइडिया है, वो कहते हैं आप स्कूल ही ना भेजें, बच्चों को घर पे पढ़ाएं जी, बहुत ज़बरदस्त चलता है जी, माँ बाप हर वक्त ये वो। बट बिग क्वेश्चन उसकी सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल ने सिर्फ सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाने, स्कूल ने आपकी सोशल इंटरेक्शन करानी है। हम अपनी जो मेरी जनरेशन है उसमें हम कहते हैं जी, पता नहीं आपकी जनरेशन में लोग ये कहते हैं या नहीं, कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं लड़के बड़े तेज़ होते हैं, बिल्कुल। उनको बड़ी जल्दी इकोनॉमी भी समझ आती है, उन्हें सोशल एस्पेक्ट्स भी समझ आते हैं। राइट। डे स्कॉलर्स होते हैं, वो शाम को घर चले जाते थे, तो मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ, मुझे पता है। नाउ हैविंग सेड दैट, हमें सबसे पहले अपनी अपनी जगह पहचाननी ज़रूरी है कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। राइट। ये कह देना बड़ा आसान है कि अमेरिका में ये चल रहा था इसलिए हम भी ये चला लेंगे। भाई अगर इस तरह चलाना है तो फिनलैंड में वो चल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपका पेरेंट कहता है मेरे बच्चे को शाम को होमवर्क ना दिया ना, तो जी आप तो पढ़ा कुछ नहीं रहे। हालांकि रिसर्च कहती है, ये प्रूवन रिसर्च है, कि होमवर्क से कभी लर्निंग नहीं हुई। होमवर्क हम यूज़ क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, हम बच्चे को पनिश करने के लिए। तो शाम को घर बैठा रहे, दिमाग ना खाए। अभी कोविड की वजह से लोगों ने, ऑब्वियसली बच्चे घर पे थे, ऑनलाइन चल रहा था, मेरे पास लिटरली पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं इन बच्चों को ले जाएं कहीं पे, हमें 6 घंटे का वक्फा दे दें। आई अंडरस्टैंड। उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में पेरेंटिंग के ऊपर कोई कोर्सेज नहीं होते। राइट। एनीवे, हम जैसे पेरेंट्स हम बने थे, हमारे पिछले बने थे, हम सीखते गए, आहिस्ता आहिस्ता करते गए। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि जी यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल निकाल दें, वाई डोंट यू थिंक इन दिस वे कि आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ उनको लेके जाएं जो वाकई एजुकेशन लेना चाहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए थोड़ी ली जाती है, हमारे यहाँ तो अपना सोशल स्टेटस एलिवेट करने के लिए ली जाती है। बच्चा डिप्टी कमिश्नर कब बनेगा, वो थानेदार कब लगेगा। हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं, बेटा पढ़ जाओ, शादी होगी तब जब आप अफसर लग जाएंगे। ये हमारी जनरेशन को सिखाया जाता था, अब शायद चेंज हो गया हो। ये सोशल नॉर्म्स हैं, उन सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट ट्रैवल करना मुश्किल है, टाइम लगेगा। शायद किसी एक टाइम पे आके यूनिवर्सिटीज़ टोटली वर्चुअल हो जाए, शायद किसी एक टाइम पे आके जो आज हम डिग्रियां दे रहे हैं, जो आज हम जॉब्स के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ज़रूरत ही ना हो। मिसाल के तौर पे मुझे कभी कभी वो न्यूज़ फीड्स देखता हूँ तो बिटकॉइन हिट किया जी $45,000 को। शायद हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए हों जो कि माइनर्स हों, जो कि माइनिंग करें बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, और उसके बारे में तो आजकल कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। ना स्कूल पढ़ाता है, ना कॉलेज पढ़ाता है, ना यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। वो जब सर पे पड़ जाएगी तो फिर शायद कुछ लोग आएंगे, वो आके हमें सिखाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, 100% एक्सक्लूड कर देना किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, वो भी शायद डिज़ास्टर्स होगा। मैं सोसाइटी के लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक होता है ग्रे एरिया, वो हम लूज़ कर गए। आपको लगता है कि स्कूल काम नहीं कर रहा, तो आप एज ए पेरेंट तो काम कर सकते हैं, आपकी सोसाइटी तो काम कर सकती है। अगर यूनिवर्सिटी को, हाँ एक गैप ज़रूर मौजूद है, स्कूल का और कॉलेज का गैप है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का गैप है, यूनिवर्सिटी का और इंडस्ट्री का गैप है, वो गैप्स ओवरकम किए जा सकते हैं। बट थिंक इन दिस वे कि हम कहते हैं जी अगर एक साल में सपोज़ 1 मिलियन जो है वो बच्चा स्कूल में गया है पहले साल में, जब वो बाहर निकलते हैं तो शायद उसमें से सिर्फ 5% 10% है जो हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। बाकियों को आप इतना स्किलफुल कर दें बाय देयर कॉलेज लाइफ कि वो जाएं, अपना बिजनेस शुरू करें, अपना काम शुरू करें। राइट। आपको 1 मिलियन PhD हर साल नहीं चाहिए। राइट। और बहरहाल जिस किस्म का PhD प्रोड्यूस किया जा रहा है वो तो वैसे ही नहीं चाहिए। राइट। कि जिनका इम्पैक्ट फैक्टर में, मेरे बहुत सारे शदीद डिसएग्रीमेंट्स हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं करता, बट मैं लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। उस यूनिवर्सिटी का क्या काम जहाँ पर रिसर्च फेक होती हो? उस रिसर्च पेपर का क्या काम जिसका हाई इम्पैक्ट फैक्टर में आप पब्लिश ना करा सकें? सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस लेने के लिए फेक पब्लिशिंग हो रही है, और उसके ऊपर लॉज आने बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट को ये चीज़ कंट्रोल करनी ज़रूरी है, वरना आपकी हर गली के अंदर जिस तरह B.Ed बैठा है, इसी तरह PhD बैठा होगा, और उसको आता जाता कुछ नहीं होगा। और ऑफ द रिकॉर्ड लोग इस बात से एग्री भी करते हैं, ये हमने फलां PhD से पढ़ा था, उसको आता ही कुछ नहीं था। आता इसलिए नहीं था क्योंकि उसने वाकई PhD बस जैसे भी की कर ली। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स विच आर रेगुलेटिंग दीज थाट्स। हम जिन सोसाइटीज़ की बात करते हैं ना, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ निकाल दी जाएँ, वो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं। हमारा इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मसला है।
हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं उसको बेहतर नौकरी के लिए और बेहतर फाइनेंसिस के लिए। जब ये वेलफेयर स्टेट की तरफ कन्वर्ट होगा तो फिर शायद जो है वो लोग समझें। आपने मैस्लोस हायरार्की पढ़ी हो, शायद देखी बिल्कुल, हो। एब्सोल्युटली। सो आपकी कुछ नीड्स हैं, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों तो फिर आप जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स पे आते हैं, फिर आप लव एंड अफेक्शन पे आते हैं, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम जागती है, फिर आप क्रिएटिविटी पे आते हैं। ये हाईएस्ट टॉपेस्ट ऑफ द ट्रायंगल है। राइट। वहाँ मसला ये है कि नीचे वाली ब्रैकेट ही पूरी नहीं है, लोगों का रोटी कपड़ा मकान ही पूरा नहीं है, तो वो क्रिएटिविटी की तरफ नहीं आते। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड आई थिंक जो आपने स्टार्ट में बात की थी वोकेशनल ट्रेनिंग वाली, अगर इफ आई कैन सॉर्ट ऑफ सी के यूएस का जो हाई स्कूल मॉडल है जिसके अंदर वहाँ पर वो जो है ना आपको अगेन हम ये तो कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कि हमने इंजीनियर बनाकर एंग्रो के प्लांट में सुपरवाइज़र कैसे बनाना है लेकिन जो आके लिटरली जिसने एक्चुअली काम करना होता है ना उसके बारे में कोई नहीं सोचता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील है कि जो हमारा डेली लाइफ के इंटरेक्शन के अंदर जो 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 क्लाइंट सर्विसिंग का काम है ना, एवरेज मेरा गीज़र ख़राब हो जाए, मेरा ये लाइट का वो ख़राब हो जाए, देयर इज़ ज़ीरो रेगुलेशन कि आपको कोई सर्टिफिकेशन करनी है या कुछ करना है। और जो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर ये सारे क्वैक्स हैं इफेक्टिवली, राइट। आपने रटा लगाया, आप एक साहब के साथ लग गए, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया 2 साल करके, आपको भी इतनी समझ आ गई बेसिक। बिल्कुल ठीक है। सो क्या वजह है कि चलें पहले तो एंड आई फील लाइक दिस इज समथिंग जो कि अगर आपके स्कूलिंग के अंदर ही इंटीग्रेटेड हो तो जो आपकी बेसिक सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। एक मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ अपनी बेगम को कि जब भी हम फोटोग्राफी मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, टर्की जाएँ, यूएस जाएँ, तो वहाँ पर ना आप तस्वीरें खींचते हैं, जब आंखें बंद करके भी खींचते हैं ना तो अच्छी आती हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको रोशनी ही अच्छी दी, बट एक्चुअली अगर आप उसका देखें तो उसके पीछे थॉट क्या है, उनका जो आर्किटेक्चर है बेसिक्स है, हर चीज़ में उन्होंने लीनियर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उनका जो बेसिक सबसे इकोनॉमी का ना बेसिक वर्कर होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होता है, और वो कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता, वो सबसे मेहनती वर्कर होता है, वो इतना स्मार्ट है कि वो कहता है कि यार अगर मुझे ब्रिक्स लगानी है तो मैं कम से कम लाइन का ख्याल रखूँ। हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारे सर से उतारना है उसने, और जिसकी वजह से एक बेसिक सी चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं चाहिए, काम तो होना है, वैसे भी होना है, वैसे भी होना है। अगर वो एक हो जाएगी तो उससे विजुअली बेहतर होगी, आपको एक डिसिप्लिन आएगा, जो केओटिकनेस है। सो अनफॉर्चुनेटली आई फील लाइक कि हायर एजुकेशन की तो हम सुबह शाम बात करते हैं कि हमने PhDs कितने बना लिए, बट बेसिक चीज़ों के बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों का नहीं है रुझान। व्हाई डू यू थिंक दैट इज़? पाकिस्तान में एक तो आपने जो कहा ना कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों नहीं कराते, पाकिस्तान दिस इज़ कॉलोनियल माइंडसेट, और ये हमारा मसला नहीं है, इंडिया का भी मसला है, ये बांग्लादेश का भी मसला है, ये जितनी कॉलोनियल माइंडसेट के कंट्रीज थे सबका मसला यही है कि देखें हमने एक बड़ा आदमी बनना, उसके बाद हमारे नीचे एक नौकर होगा, फिर हमारा एक इलेक्ट्रिशियन होगा, फिर एक प्लम्बर होगा, तो बेटे आपको ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप उसको पैसे दे के खुद करवा सकते हैं तो आपको खुद करने की क्या ज़रूरत है। इस कॉलोनियल माइंडसेट से सिर्फ एक कंट्री सक्सेसफुली निकल पाया, एंड दैट वाज सिंगापुर। सिंगापुर भी एक कॉलोनी था, बट सिंगापुर के हालात हमारे और उसके हालात एक जैसे थे। 67 में वो बिल्कुल ऐसा ही था, बट दे ब्रॉट अ रेवोल्यूशनरी चेंज एट द स्कूल लेवल। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस सोसाइटी में यह है कि जी स्कूल की पढ़ाई तो चले होनी है, बाद में बंदा ठीक हो जाएगा यूनिवर्सिटी जाके, ये कॉमन नॉर्म है। ठीक है जी, स्कूल अच्छा नहीं मिला, चलें यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाएगी, वहाँ पे चलेंगे। प्रॉब्लम है बेसिक में, हम बिल्डरिंग की बात करते हैं ना, फाउंडेशन ही ठीक नहीं है उसकी, वो फिर यूनिवर्सिटी में जितना रगड़ा वो खाता है, उसने जो चीज़ 35 साल में जाके सीखनी है वो शायद अच्छी स्कूलिंग के साथ और अच्छे यूनिवर्सिटी के साथ उसको 25 साल में आ सकती थी। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, हमारे जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको रिविजन्स की ज़रूरत है। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, उसमें पब्लिक सेक्टर तो कोलैप्स कर गया। अब उसको आप मेरी 1-2 जगहों पर बात हो रही थी और गवर्नमेंट के उसमें कुछ लोग बैठे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा जी हम इस सिस्टम को कैसे ठीक करें। मैं कहा इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी दोबारा ईंटें तो ठीक नहीं होंगी, बट पॉइंट इज़ कि आप एक नया सिस्टम बिल्ड कर दें। प्राइवेट सेक्टर इस वक्त हमारा मेजर वॉल्यूम होल्ड करता है। देखें 46% हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो कि टोटल एजुकेशनल सेक्टर का वॉल्यूम होल्ड करता है, और ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया अमेरिका में 2% से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस सकता क्योंकि पब्लिक सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, उसको कंपटीशन मिलता है। और फिर वो ये नहीं करते कि जी पब्लिक सेक्टर कंपेटिटर है तो वही रेगुलेटर भी बन जाए ना, दे गिव
गुड कंपटीशन। पब्लिक स्कूल, आप शिकागो पब्लिक स्कूल चले जाएं, एमहर्स्ट रीजनल हाई स्कूल चले जाएं, स्प्रिंगफील्ड स्कूल चले जाएं, आप किसी अमेरिका की, मैसाचुसेट्स नंबर 1 है दुनिया में स्टेट, आप उसके किसी स्कूल में जाएं, वो हमारे आला तरीन स्कूल से, मेरे से आप इन राइटिंग ले लें, हमारे पाकिस्तान के बेस्ट क्लेम्ड स्कूल से 100 गुना बेहतर है उनका पब्लिक स्कूल। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें जज्बाती कौम, हम नारे ख़रीदते हैं, नारे बेचते हैं, फैंसी स्लोगन्स, क्रिटिकल थिंकिंग, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये कुछ वर्ड्स हैं जो घिसे पिटे रटे हुए हैं लोगों को, बट उसको आप थ्रू करिकुलम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वहाँ के फेल हो जाते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है, मैं ये नहीं कहता प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चेक रखने की बारी आती है तो चेक तो उसकी फाइनेंशियली उसकी टांगें काटने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया, अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता तो इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ऊपर जा ही नहीं सकता था। मुझसे लोग कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर वाले फ़ीसें लेते हैं। मुझे याद है जब मैं ख़ुद स्कूल जाता था, हमारे ज़माने में उस वक्त जब स्कूल टाइम में ये पानी की बोतल का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि साफ़ पानी नलकों में आता था। जिस दिन स्टेट ने कोताही की साफ़ पानी देने से, प्राइवेट सेक्टर इन्वेड कर गया। उन्होंने तो अपना काम करना था ना। आप मैकडॉनल्ड्स को जाके नहीं कहेंगे कि फ़ीस, आप बर्गर के पैसे ज़्यादा क्यों लेते हैं, KFC को नहीं कहेंगे, आप जाके मिनरल वाटर वालों को नहीं कहेंगे जी आपने इतनी की बोतल क्यों दी। एजुकेशन सेक्टर की टांगें काटने को तैयार हो जाते हैं फ़ौरन कि जी आपने इतनी फ़ी क्यों ली। भाई वो आप उसको सब्सिडाइज़ नहीं करते, उसने अच्छा टीचर लाना है, जब आप उसको लेके जाएंगे लो फ़ी पे, वो टीचर ले आएगा 3,000 का। 3,000 का टीचर अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर में खाने को नहीं होगा, वो आपको क्या खिलाएगा या क्या समझाएगा। सो प्राइवेट सेक्टर ने जहाँ पे एक बूम लिया और गैप था, पब्लिक सेक्टर कोलैप्स कर रहा था, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चूँकि रेगुलेटिंग बॉडी कोई नहीं थी, सो प्राइवेट सेक्टर ने मल्टीपल चैनल्स ओपन कर दिए। अब एक एलीट स्कूल है, एक सुपर एलीट स्कूल भी मौजूद होता है, फिर एक एलीट होता है, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर लो इनकम एरियाज़ के लिए। सो बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का, हर चीज़ स्ट्रीमलाइन रखना बड़ा मुश्किल होता है। प्लस मदरसाज आर देयर एज वेल, मदरसाज की अपनी एक स्ट्रीम है, उनके अपने डिफरेंसेस मौजूद हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स के। सो इट्स अ खिचड़ी जिसको इतना इजीली सीधा नहीं किया जा सकता। हाँ, पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग हो, पब्लिक सेक्टर सामने आए, एग्जाम्पल सेट करे, तो फिर वो आगे चल सकते हैं। मैंने सिंगापुर की एग्जाम्पल दी। सिंगापुर में जिस दिन उनके प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया था कि टीचर्स विल वर्क एज सोशल रिफॉर्मर्स एंड द स्कूल्स विल वर्क एज द थिंकिंग हब्स, ये थिंकिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट बेसिकली वहाँ से ओरिजिनेट किया गया था। अच्छा, सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड द थिंकिंग स्कूल एज वेल, कि सिंगापुर ने स्लोगन दिया था थिंकिंग स्कूल लर्निंग नेशन। सो इस सारी डिबेट में जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम एक बड़ा ही इंटीग्रल एलिमेंट छोड़ के आगे निकल जाते हैं। राइट। कि स्कूलिंग को हम बाईपास कर जाएंगे, स्कूलिंग कैसी भी हो ठीक होती है, हमने भी पढ़ा था। मुझसे किसी ने कहा जी आप ऐसा क्या खास कर लेते हैं, हमने भी तो पढ़ा था। मैंने उनसे पूछा आप कौन सा ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर लग गया, आप भी यहीं फिर रहे हैं। So, आपने पढ़ा था, शुक्र करें उस वक्त कॉम्पिटिशन कम था। अब कॉम्पिटिशन बहुत सख्त है, अब नहीं मिलती नौकरी इस तरह। फिर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हैं। मैं उसमें लोगों को ब्लेम नहीं करता, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। फिर बिज़नेस नहीं पढ़ाया जाता, बिज़नेस पढ़ाना ज़रूरी है बच्चों को। मैंने 20 साल नौकरी की, काम किया, एज टीचर ट्रेनर काम किया, एज अ टीचर काम किया। इवेंचुअली आई लर्न वन थिंग कि आई हैव टू इनिशिएट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, माई ओन कंपनी। बिज़नेस के अंदर आप जितना सोच सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। मिड कैरियर प्रोफेशनल मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, ट्रांसफॉर्मेशन करना एक सैलरीड से एक बिजनेसमैन के तौर पे। बट इवेंचुअली करना पड़ता है। जो आदमी ये जल्दी समझ लेता है वो जल्दी कर लेता है, जो आदमी ज़रा लेट करता है वो फिर लेट हो जाता है। रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं आपके ऊपर, फैमिली लाइबिलिटीज़ होंगी, बच्चे होंगे, तो आप बिज़नेस के अंदर उतने खुल के रिस्क नहीं ले सकते जो आप शायद 20 साल की उम्र में ले सकते हैं, 25 साल की उम्र में ले सकते हैं। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर एक को बिजनेसमैन बन जाना चाहिए। राइट। एटलीस्ट बैलेंस एंड आई थिंक अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉट जस्ट बिजनेस, राइट, फाइनेंशियल मैटर्स। हमारे यहाँ तो बेसिक कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ बड़ी क्लियर कट मिसिंग है। हमारे पाकिस्तान में तमाम लोग वोट करते हैं, किसी को नहीं पता कि निज़ाम क्या है, किसी को नहीं पता कि लॉ मेकिंग कैसे होती है। वो आज तक वेट करते हैं कि मेरा एमएनए आके मेरी गैस की पाइपलाइन लगाएगा, हालांकि एमएनए का काम ही नहीं था कि गैस की पाइपलाइन लगाए। सो अगर हर इंसान ने, हर पाकिस्तानी ने अगर निज़ाम से इंटरेक्ट करना है
तो वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर हर पाकिस्तानी ने पैसा कमाना है, पैसे के साथ अपने बिल्स पे करने हैं, ये करना है वो करना है, तो बिज़नेस की जब हम बात कर रहे हैं तो जस्ट होम इकोनॉमिक्स भी इज़ अ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट थिंग। और फाइनेंशियल मैटर्स, अकाउंटिंग, ये तमाम चीज़ें बेसिक अब एक ऐसी होना शुरू हो गई जो कि आई थिंक सर्वाइवल के लिए ना बड़ी एसेंशियल है। एंड देन ऑब्वियसली उसमें से कुछ लोग होंगे जो कि उसको एज बिजनेसमैन आगे ले जा सकते हैं। इवन मैं इस तरह से देखता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मतलब भाई 3 लाख रुपए कमा के सेविंग कर करके अब मैं किधर लगाऊं। किसी को नहीं पता इन्वेस्टमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ज़मीन खरीद लें, फाइलें मूव करें फाइलें खरीद लें, उसके बाद महंगी करके बेच सो दैट्स द एक्सटेंट ऑफ, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेटली द रीजन व्हाई हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी का एक क्राइसिस है। कि मैं कहूँगा कि पैसों का क्राइसिस नहीं है इतना जितना प्रोडक्टिविटी का क्राइसिस है, कि पैसे सब बना रहे हैं। और मैं आपकी इस बात को, सॉरी टू कट यू, इस बात को सेकंड करूंगा। आपने देखा है, और जिस बात को हमारी गवर्नमेंट रोती है, हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी है। आप ठीक है, लोग उसको पब्लिकली कहें या ना कहें, लेकिन मैं तो कह देता हूँ कि आप किसी के साथ बड़ी डील करें, ज़रा अपना घर बेचें, 30 करोड़ का आपका घर होगा, अगला जो है ना वो शॉपिंग बैग के अंदर 10 करोड़ रख के बैठा हुआ होगा। 10 करोड़ आप बयाना लें, बाकी जी हम प्लॉट की कीमत कम, मकान की कीमत कम लगा लेंगे। वजह क्या थी? वजह ये थी, हमने स्कूलिंग टाइम से ही किसी को इकोनॉमी समझाई नहीं। आज FBR हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। हालांकि आप टैक्स पे करें, क्यों गवर्नमेंट बार बार इंसेंटिव देती है कि टैक्स पे करें, टैक्स पे करें, टैक्स पे करें? लोगों को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप जब टैक्स पे करते हैं, ठीक है आपको अभी वो सहूलतें मैसर नहीं जो गवर्नमेंट देना चाहती है, बट आप अपने डेट को कम कर सकते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को रेगुलाइज कर सकते हैं, आपको कम से कम वाइट मनी ब्लैक मनी का फ़र्क तो पता चलता है। ये चीज़ें बहुत शुरू में पढ़ानी ज़रूरी थी और स्कूलों की जिम्मेदारी है। एंड हैविंग सेड दैट, थिंकिंग स्कूल के अंदर हमने मीडिया स्टडीज़ ग्रेड 1 से ऑफ़र किया। मीडिया स्टडीज़ पाकिस्तान के जो लीडिंग स्कूल्स हैं वो A लेवल में ऑफ़र करते हैं, कैम्ब्रिज का प्रोग्राम होता है। हमने स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमने अपना कंसल्टेंट लिया। ग्रेड 1 से हमने मीडिया स्टडीज़ पढ़ाना शुरू किया। पॉडकास्ट कैसे किए जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट कैसे चलते हैं, न्यूज़ रूम्स कैसे होते हैं, अच्छी न्यूज़, बुरी न्यूज़, सच्ची न्यूज़, गलत न्यूज़, वो कैसे चलती है, ये क्यों इरप्ट होता है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। एक बात शुरू होती है, उसके फॉर और अगेंस्ट में 2 पोलराइज्ड ओपिनियन बन जाती हैं, क्योंकि हम लोगों को सिखाया ही नहीं गया कि आपने किसी खबर की तस्दीक करनी। हमें तो कहा गया जो एक स्क्रीन के ऊपर लिखा है वो सच होता है, जो एक किताब में लिखा है वो सच होता है, जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है वो सच होता है। सो हमने कभी उसको क्रिटिकली देखा ही नहीं। फिर पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हमारा सिस्टम कौन सा है, हम कैपिटलिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम इस्लामिस्ट हैं, हम क्या हैं, सब कंफ्यूज हैं। सो कहने को भुट्टो साहब का दौर है, सोशलिज्म का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई, नेशनलाइज कर दिया, बड़े बड़े जो हैं वो बिजनेसमैन भाग गए पाकिस्तान से। उसके बाद ज़िया साहब का दौर आया, इस्लामाइजेशन स्टार्ट हो गई। मैं हमेशा ये कहता हूँ स्कूलों को समझाना ज़रूरी है, बच्चों को बताना ज़रूरी है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को गौर से देखें। भुट्टो साहब की अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी थी, ज़िया साहब की बहुत ज़्यादा बुरी थी और कुछ अच्छी भी थी होंगी, मेरी ओपिनियन है, उसके अगेंस्ट भी लोग जा सकते हैं। मुशर्रफ साहब की अपनी थी, नवाज़ दौर की अपनी थी, बेनज़ीर दौर की अपनी थी। सो पॉइंट ये है कि आई बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसने एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि बच्चों को बहुत शुरू से आप पॉलिसी मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग बतानी ज़रूरी है। हमारे मोहल्ले में आज भी, मैं लाहौर से, मेरा घर है वहाँ पे, मैं किसी से बात करता हूँ, वो कहते हैं जी वो बिल आएगा हमारा MNA, प्रोसीजर्स नहीं पता कि MNA घर से बिल नहीं उठा के ले आता असम्बली के अंदर, पीछे कमेटीज़ बैठी हैं, पीछे सेक्रेटरी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जो उसको रिफाइन करते हैं, तब वो आके सामने आता है। उसके ऊपर पहले बहुत बहस हो चुकी होती है। ये चीज़ें समझानी ज़रूरी है, कौम को एजुकेट करना ज़रूरी है। और ये वो सारी स्किल्स हैं, हम उठा के फिज़िक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़ा देंगे, बायोलॉजी पढ़ा देंगे, इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, वो फिर गूफ फिरता रहेगा पूरे इलाके में। उसके बाद उसको 10 साल बाद समझ आएगी कि असल में हमारे साथ हुआ क्या। Absolutely. So now I'm gonna come towards the more sort of controversial at this point in time conversation. और controversial मैं इस वजह से कहूँगा, controversial होनी चाहिए भी नहीं थी to be honest, और इतनी थी भी नहीं। बट इसके ऊपर एक डिबेट हुई नेशनल टेलीविज़न के ऊपर परवेज़ हुद बॉय के साथ और क्या नाम था उनका, मरियम चुगताई। एब्सोल्युटली। और उसकी वजह से somehow it became a touchy topic, right?
बट इट्स अ पॉलिसी एंड द पॉलिसी इज सिंगल नेशनल करिकुलम. द आइडिया हेयर इज़ कि जी एक तालीम, एक निसाब, पूरा पाकिस्तान एक ही चीज़ पढ़ेगा. और उसमें जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बेसिक एक सॉर्ट ऑफ सिंपलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि हमने एक सॉर्ट ऑफ फ्लोर डिफाइन कर दिया हुआ है. सीलिंग में स्काई इज़ द लिमिट, बट फ्लोर हमने कर दिया कि एटलीस्ट अब ये फ्लोर सब ने फॉलो करना है. ठीक है. ये अभी तक जो एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, सो नॉट समवन हु इज़ कनेक्टेड टू द एजुकेशन इंडस्ट्री, मेरा अंडरस्टैंडिंग है. ऑब्वियसली आई हैवंट टॉक टू एनी एजुकेशनिस्ट अबाउट इट. आपने पर्सनली देखा होगा, आई एम श्योर के एचएनसी किस तरह काम करता है, क्या मोडालिटीज़ हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन व्हाट्स हैपनिंग? हार्ड स्टांस मैं किसी चीज़ पे नहीं लेता. मैं हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ और मैं सिंगल नेशनल करिकुलम को गवर्नमेंट के एक एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं समझता. देखें, मुझे एतराज़ बुनियादी तौर पे जो है वो वर्ड सिंगल पे. ठीक है. स्टेट जब अपना करिकुलम नाफिज करती है, ये बात ओपन है, इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है. हमारा एक एजेंडा है, स्टेट का अपना एक एजेंडा है. वो जिस तरह एक स्कूल का मिशन एंड विज़न होता है, इसी तरह हमारी स्टेट का एक मिशन एंड विज़न है. हम गांधी के बारे में जिस तरह स्टेट पढ़ाना चाहेगी उसी तरह पढ़ाएगी ना. हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, ना जाएंगे. वो अलग बात है कि गांधी के बारे में आप 150 और किताबें पढ़ लें, उसके बाद फिर आपको पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा. यू विल एक्चुअली क्वेश्चन डिफरेंट थिंग्स. नाउ हियर आई गो वेरी स्लो. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले हमारा करिकुलम मौजूद नहीं था. 2006 में करिकुलम बनाया गया, 2011 में उसकी रिवीजन हुई, 2017 में फिर रिवीजन हुई, अब आके उसका नाम सिंगल नेशनल करिकुलम रख लिया. ठीक है, अब मेजर चेंजेस कर दी गई. अर्ली ईयर्स का जो ग्रेड 1 से पहले के किंडरगार्टन है और नर्सरी है, उसका जो करिकुलम बनाया गया था वो 2011 में मेरा ख्याल बन गया था. मैंने पहला डॉक्यूमेंट तब का देखा. ना पॉइंट इज़, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और मैं आपके इस शो के थ्रू लोगों को बताऊंगा कि करिकुलम का मतलब किताबें नहीं होता. हमारा सारा जोर होता है टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों पर. करिकुलम इज़ अ डॉक्यूमेंट. Curriculum sets the lines and the pathways for a nation for 40 years, for 50 years. अब आज सोच लें आप कहाँ पर लैग करते हैं. मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है OECD रैंकिंग जो हमारी एजुकेशन की है, हम 123वीं या 124वीं पोजीशन पे हैं. मैंने रिसेंट रिपोर्ट नहीं देखी. हमारे ऊपर है नाइजीरिया और हमारे नीचे एथियोपिया. हमारा इस वक्त बड़ा टफ कंपटीशन एथियोपिया के साथ है, जहाँ पे एजुकेशन में, जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है. राइट. नाउ दैट इज़ वन पार्ट. हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने करिकुलम के थ्रू अपनी नेशन की डायरेक्शन क्या सेट करने जा रहे हैं. ये बच्चे 40 साल के बाद जब निकलेंगे ये पढ़ के, तो वो क्या बन चुके होंगे. किसी भी सोसाइटी की सर्वाइवल डाइवर्सिटी पे होती है. वो सेम एक तरह के हों, वो नॉर्थ कोरिया में मौजूद हैं. आप जाके देख लें, वो सारे हेयर कट भी एक जैसा कराते हैं, रोटी भी एक जैसी खाते हैं, खाना भी एक जैसा, सब पहनना भी एक जैसा. बट नॉर्थ कोरिया इंटेलेक्चुअली कहाँ स्टैंड करता है हमें पता है. डाइवर्स सोसाइटीज़ सक्सेसफुल होती हैं. डाइवर्स सोसाइटीज़ के अंदर लोग एक दूसरे से सीखते हैं. जब हम कहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम हमने बना दिया, अब सारे ये पढ़ाएंगे, तो भाई आप पहले भी सारे एक ही चीज़ पढ़ा रहे थे. सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता था कि जो सिंध के लोग थे वो कहते थे सिंधी बीच में पढ़ाएंगे, पश्तून भाई जो थे वो कहते थे हम पश्तो पढ़ाएंगे. पंजाबियों को पंजाबी से कभी कोई ख़ास लगाव रहा नहीं, उन्होंने कभी इस बारे में इंसिस्ट नहीं किया कि हम पंजाबी पढ़ाएंगे. बट ये सिंध और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर इस तरह चलता था. गेम क्या है? गेम है किताब हम छापेंगे. अच्छा. गेम है जी. मैं एक वीडियो वायरल हुई भी है, वो मेरे पास ही पहुंची थी, कि जी सारे जो हमारे मुल्क में पब्लिशर्स हैं उनको हम बैन कर देंगे और हमारा जो PTB है उसकी किताबें पढ़ाई जाएंगी. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. सरकार, आपकी पिछली छापी हुई किताबें इंतहाई लोअर लेवल की हैं. हमारा एक प्राइवेट स्कूल चेन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, मैं उसका नाम नहीं लेता. उस स्कूल में बाकी सब फॉरेन ऑथर्स की किताबें हैं, बाहर के पब्लिशर की किताबें, सिर्फ एक इस्लामियात की किताब है जो आपकी लगाई गई और बच्चे की जान जाती है इस्लामियात पढ़ते हुए. वो कहता है मैंने इस्लामियात की क्लास नहीं लेनी.
अगर आपकी बुक एंगेज नहीं कर सकती, आपका करिकुलम एंगेज नहीं कर सकता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो अगर तो सिंगल नेशनल करिकुलम का मकसद पीटीबी की किताबें बेचना था तो इट्स अ डिज़ास्टर। बट सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ अगर आप ओपन करते हैं कंपटीशन फॉर द पब्लिशर्स, इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करता। मैंने आपको कहा मैं इस मामले में बड़ा स्लो चलता हूँ। न्यूटन के 3 लॉज आईबी में वही पढ़ाया जाता है, कैम्ब्रिज में भी पढ़ाया जाता है, हमारे मैट्रिक सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है। दुनिया के 150 आप एग्जामिनेशन बोर्ड्स उठाएं, न्यूटन के 3 लॉज सब जगह पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाने के तरीके में फ़र्क है। सो हमारा करिकुलम अलाइंड है विद द, हम थिंकिंग स्कूल की बात करते हैं, अलाइंड है विद द सिंगल नेशनल करिकुलम। उन्होंने मिनिमम बेंचमार्क्स दिए, हमने कहा जी ये पूरे हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हम जो पढ़ा लें हमारी मर्जी। नाउ हैविंग सेड दैट, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना सिंगल नेशनल करिकुलम की, वो पहले भी था, बट लोगों को पहले पता नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट होता है, किताब नहीं होती। लोगों को हम जब पूछते थे, मैंने टीचर से पूछा, एक जगह पे ट्रेनिंग कराया था केपीके में, मैंने उनसे पूछा आपने सिंगल नेशनल करिकुलम, अपना नेशनल करिकुलम देखा है 2 साल पहले? उन्होंने कहा वो क्या होता है? वो तो नहीं हमने देखा, हमने तो किताब देखी। अब किताब देखी है तो फिर उसी के सवाल करने हैं, जो टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है वही रिप्रोड्यूस करना है। मैं एक जगह ट्रेनिंग कराने गया, मैंने उनके टीचर्स को कहा, मैंने कहा जी अगर आप इससे बेहतर पढ़ाना चाहें, कुछ और मटेरियल दें। कहते हैं वो हम दे तो देंगे, लेकिन बोर्ड वाले फिर नंबर नहीं देते जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में जो लिखा हुआ है, अगर वो वाला ना लिखा हो, चाहे गलत लिखा हो, उसने कहा गलत लिखा हुआ है, लेकिन लिखना वही है। सो सिंगल नेशनल करिकुलम को उसके ट्रू सेंस में लाना, इट विल टेक अनदर 2 डेकेड्स। और जब भी नेशनल करिकुलम आया करता है, देखें उसके प्रॉस एंड कॉन्स अपनी जगह मौजूद हैं। नेशनल करिकुलम वो दावा करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री दावा करती है कि हमने सिंगापुर का मॉडल देखा है और हमने क्रिटिकल थिंकिंग को एम्बेड किया। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आई डोंट बिलीव, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ाना, इसका मतलब है आप क्वेश्चनिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और क्वेश्चनिंग खुदा न खास्ता प्रमोट हो गई इस मुल्क में, तो फिर तो बहुत बड़े बड़े लोग ख़तरे में पड़ जाएंगे। वो हम तो होने नहीं देंगे, वैसे भी नहीं होने देंगे। मैंने आपको पहले कहा स्टेट का अपना एजेंडा, स्टेट का एजेंडा जो भी होगा वो थ्रू करिकुलम इम्प्लीमेंट होगा। तो बाकी हुद भाई का अपना एक हार्ड स्टैंस हुआ करता है, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। उन्होंने इस्लामियात के ऊपर बात की थी, मैं इवन चलें अगर हम रिलीजन के ऊपर बात करें ना, तो आपके मदरसास के अंदर भी स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट मौजूद हैं। अहले हदीस का पढ़ाएं करिकुलम, आप रेलवी स्कूल ऑफ थॉट का पढ़ाएं, देवबंदी का पढ़ाएं, शिया का पढ़ाएं, किसका पढ़ाएंगे? फिर एक दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, बट दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया। तो ठीक है, नाजरा पढ़ाना है तो पढ़ा लेंगे, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे जो बेसिक कंसर्न है वो सिर्फ इतना है कि आप ये नहीं कर सकते कि पीटीबी को आप ऑल एंड ऑल बना दें और हमें रोक दें आप किसी भी और अच्छे ऑथर को या अच्छे कंटेंट को पढ़ाना। हमने वही है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि जी आपने एक बच्चे को मैथमेटिक्स में ये चीज़ें सिखानी है, बिल्कुल सिखानी, हम उससे ज़्यादा सिखाने को तैयार हैं, बट आप हमें रोके नहीं इस बात से कि हम बुक्स कोई और यूज़ कर लें, हम ऑथर कोई और यूज़ करें। हम एज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एजुकेशनिस्ट समझते हैं कि ये वाली बुक बेहतर जो है वो बच्चे को डिलीवर कर सकती है। राइट, आई थिंक ढांचा प्रोवाइड करना, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर कन्वर्सेशन इज कि एज लॉन्ग एज ढांचा प्रोवाइड किया जाए, नॉट द डायरेक्शन ऑफ एग्जैक्टली हाउ टू वॉक दो स्टेप्स, तो देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वही वाली बात है कि अगर आपको एग्जैक्ट जो हर चीज़ में पाकिस्तान में किया जाता है कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि बस ये है और इससे लेफ्ट राइट नहीं होना, और वो चीज़ वो हमने एक्सपीरियंस देख लिया। अगेन भुट्टो स्टार्टेड दैट विद द नेशनलाइजेशन फ्रम बिजनेस टू एवरीथिंग कि जी गवर्नमेंट ही करेगी सारा कुछ, और दैट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें। सो एक तो वो वाला मुझे समझ आ गया। मुझे थोड़ा थिंकिंग स्कूल का बताइएगा कि अभी आपका जो विजन है 8th ग्रेड तक जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे इंटरनल होते हैं, 8th ग्रेड के बाद क्या होता है? अच्छा, हमने ऑप्शन ये रखी, लेकिन इससे पहले कि मैं ये आंसर करूँ, मैं एक चीज़ और जो नेशनल करिकुलम के हवाले से, नेशनल करिकुलम के प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा पूरी दुनिया में डिस्कस किए जाते हैं। अमेरिका में कॉमन कोर स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि अमेरिका में टीचर अपना करिकुलम खुद बनाता है। अच्छा, हाँ, स्टेट करिकुलम नहीं देती, स्टेट आपको स्टैंडर्ड्स दे देती है, ये आपने अचीव करने, इस बच्चे को यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। हमें बहुत बड़ी रेसलिंग करनी पड़ी अपने मीडिया स्टडीज़ के करिकुलम के ऊपर।
जब हमारा कंसल्टेंट अमेरिकन कंपनी थी और हमने उन्हें कहा जी आप हमें करिकुलम बना के दें, अब हमारे लोगों का रट्टा ये था कि एक डॉक्यूमेंट बनाया बेहतरीन तैयार होके आएगा, बस हमने उसे एग्जीक्यूट करना। दैट कंपनी सेड नहीं जी ऐसे तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, आपको तो टीचर खुद बनाएगा करिकुलम। हमने फिर उन्हें पहले समझाया ब्रिटिश मॉडल कैसा होता है, हमारे यहाँ तो डिज़ास्टर हो जाएगा अगर टीचर ने खुद बनाने की कोशिश की। हम टॉप डाउन मॉडल के आदी हैं, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन आती हैं, हम नीचे तक इंस्ट्रक्शन देते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझ आई, लेकिन हमारा मोस्टली काम यही हुआ, पाकिस्तान में हुआ, हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने काम किया। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर एरियाज ओपन रखे जाते हैं। वहाँ पे टीचर की चॉइस है कौन सी बुक उठानी है, टीचर की चॉइस है उसने एक्टिविटीज़ कौन सी करनी है, टीचर की चॉइस है उसने पढ़ाना कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, और इसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग्स की जाती हैं। ये बात आपको लोग पाकिस्तान में कहेंगे जी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि टीचर ट्रेन नहीं है। सो अनदर बिग इशू, एंड दैट बिग इशू इज़ अनट्रेन टीचर्स। फिर आपकी सियासी भर्तियाँ हुई हैं, वो जब आप खोलते हैं नए टीचर्स की जॉब्स, वो पुराने वाले आ जाते हैं हमें एडहॉक वालों को जी हमें आप परमानेंट करें। मेरी मिनिस्ट्री में एक दफ़ा बातचीत चल रही थी, हमारी मुलाकातें होती हैं, तो मैंने उनसे कहा जी आप 2-3 काम करें। एक काम आप ये करें, बेशक आप ये सिंगल नेशनल करिकुलम वाला पूरा जो आपने ये काम किया ना करते, आप एक काम कर देते, आप असेसमेंट ले जाएं SLO बेस्ड, लर्निंग आउटकम्स की बेस पे, ना कि टेक्स्ट बुक की जो क्वेश्चंस हैं वही दें और उसी से आप निकालें। सेकेंडली, जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जिस तरह PMDC है, इसी तरह की एक ऑटोनमस बॉडी बना दें, सेमी गवर्नमेंट बना दें, जो कि टीचर लाइसेंसिंग सिस्टम को पाकिस्तान में इनिशिएट करे। राइट। अब पाकिस्तान में टीचर लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो उसका क्राइटेरिया वो B.Ed है, और B.Ed जिस किस्म का हो रहा है वो मुझे भी पता है और वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन आंख बंद करके हम मक्खी निगलते हैं। सो हमने किया। अब वो B.Ed बेचारे को जो है ना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का नहीं पता, उसको वेब डॉक का नहीं पता, वो लेटेस्ट रिसर्च से नहीं उसको फेमिलियर, क्योंकि मोस्टली जो है वो डिस्टेंस लर्निंग हो रही है B.Ed की। 1-2 इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, आगा खान अच्छा काम कर रहा है, लम्स अच्छा काम कर रहा है, बट उनकी डोमेन बहुत छोटी है ना, वो मैसेज को एड्रेस नहीं कर पाते। सो लाइसेंसिंग सिस्टम आप ले आएँ, लाइसेंसिंग सिस्टम लाएंगे, टीचर्स बेहतर होंगे, आप फिर कुछ भी एग्जीक्यूट कराना चाहें वो एग्जीक्यूट करना आसान होगा। दूसरा, नेशनल करिकुलम के अंदर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि उसके अंदर वो लोग आके बैठ जाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी क्लास नहीं पढ़ाई, जो कभी किसी क्लासरूम में एंटर नहीं हुए। मुझे आप किसी हॉस्पिटल का MS बना दें और आप उसे कहें इस हॉस्पिटल को चलाओ, तो मैं तो एक दिन में 500-600 बंदे जो हैं वो रगड़े जाएंगे मेरे हाथों, मेरी पॉलिसीज़ की वजह से। दिस इज़ वॉट हैपन्ड विद एजुकेशन इन पाकिस्तान में एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया ब्यूरोक्रेट्स ने, जिनको एजुकेशन के नॉर्म्स का नहीं पता। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपने अगर वाकई अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं, वॉइस ऑफ एजुकेटर्स को अपनी असम्बली में लेके आएँ। टेक्नोक्रेट्स की जगह है आपके पास, उसमें एक एजुकेशन को एक किसी को बिठा दें, वो आपको कम से कम मत तो दे सके कि आपने करना क्या है। सो लेजिस्लेशन की हमें बहुत शदीद ज़रूरत है, रेगुलेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर हम लड़ते रहेंगे, उससे निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह होगा वो जो स्टेट चाहती होगी, उसके अलावा आप दाएं बाएं नहीं हो सकते। आप करते रहें डिबेट, आप कुछ भी करते रहें। नाउ पॉइंट इज़ आपके टीचर्स अनट्रेंड हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि आप इस बात को रोते हैं कि हमारा इतने करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चा स्कूल के अंदर है आप उसके साथ जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मजाक है। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ अगेन कमिंग टू दैट थिंकिंग स्कूल, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि 8वीं जमात के बाद हाँ, अब निज़ाम बहुत सारा है, होगा, बोर्ड है, कैम्ब्रिज है, IB है, आप किसको अपनाएंगे? देखें, ग्रेड 8 तक का जो करिकुलम है वो तो हमारी अपनी टीम ने डेवलप किया और उसको अलाइन रखा हमारे नेशनल करिकुलम के साथ। सो ऐसा नहीं होगा कि हमारा करिकुलम कुछ और पढ़ा रहा है, वहाँ का कुछ और पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता। ग्रेड 8 तक हमारे हाथ में है, उसके बाद मैट्रिक की तरफ बच्चा जाना चाहे उस तरफ चला जाए, वो O लेवल की तरफ जाना चाहे उस तरफ चला जाए। IB की प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि IB करने के लिए आपको पहले PYP है, MYP है, फिर IBDP है, उसके ऊपर जाना पड़ता है, वो स्ट्रीम डिफरेंट है। राइट। बट आगा खान पे जाना चाहें आगा खान पे चले जाएं, ये डिपेंड करता है हमारा कैंपस किस इलाके में खुल रहा है।
सो फॉर एग्जांपल अगर हम मीरपुर खास में एक कैंपस खोलते हैं तो वहाँ पे तो OA लेवल का टीचर ही नहीं मिलेगा। राइट। सो हम उन्हें प्रोविज़न देते हैं कि जी आप 8th के बाद ग्रेड 9 में चले जाएं, ठीक है, लोकल सिस्टम की तरफ चले जाएं, अपने मैट्रिक स्ट्रीम की तरफ। लेकिन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि थिंकिंग स्कूल इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट कंटेंट। थिंकिंग स्कूल इज़ एक्चुअली टीचिंग द सेम कंटेंट इन अ वेरी वेरी पावरफुल वे दैट इट मेक्स सेंस। Right. And it's going to do that up till second year. अप टिल A levels, Up till A yes, levels, the second FSC year. आप कह लें। Right. और अभी इस वक्त what's the current strength of students who are enrolled? हमारे पास जो हमारा मॉडल कैंपस है दैट इज़ अराउंड 75-76। हमारा जो बैरिया एनक्लेव वाला कैंपस है उसकी है तकरीबन 170-180 की स्ट्रेंथ। बीच में कोविड ने हमें बड़ी बुरी तरह हिट किया था। पेशावर कैंपस इज़ ओपनिंग, इट इज़ ओपन और वो होल्ड किए बैठे हैं कुछ एडमिशन्स लाइक 45-46। रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला और पीपल आर हैप्पी और हमारे स्कूल के अंदर बच्चे एक दिन भी एब्सेंट नहीं होते। हमने मॉन्टेसरी इंट्रोड्यूस किया और मॉन्टेसरी इज़ अलाइंड विद द थिंकिंग स्कूल फिलॉसफी और उसकी वजह से बच्चे बहुत एंगेज्ड हैं। हमने अच्छा, ये इट्स वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज मॉन्टेसरी पाकिस्तान में ना वो है कि वो प्रेप है, उससे पीछे एक मॉन्टेसरी क्लास होती है ना, कि दिस एंटायर फिलॉसफी ऑफ हाउ मॉन्टेसरी इज सपोज्ड टू बी डन, राइट? सो जो आप लोगों की मॉन्टेसरी इट्स एक्चुअली फॉलोइंग दैट सेम, इट इज़ ऑथेंटिक मॉन्टेसरी। पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, वो 10-20 आइटम्स रख के और उसके बाद कहते हैं हमारा पास मॉन्टेसरी स्कूल है। हमारे हेड ऑफिस में कंट्री डायरेक्टर मॉन्टेसरी अलग से बैठती हैं। अच्छा, उनका पूरा करिकुलम डेवलप्ड है और हम खुद ट्रेनिंग देते हैं अपने टीचर्स को। हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में स्कूल्स में हमने एक्टिविटी पैनल्स लगाए हैं दीवारों पर, और वो पाकिस्तान में कोई उसका प्रेसिडेंस नहीं था क्योंकि यहाँ का वेंडर जो है वो तो वही करता है जो बाकी स्कूल करा रहे होते थे। हमने 137 आइटम्स के साथ मॉन्टेसरी सिस्टम लॉन्च किया और हमारे सारे कैंपसेस, हम जिसको फ्रेंचाइज भी देते हैं, हम उनको वो भी इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो उन SOPs को फॉलो करेंगे, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। सो इट इज़ ऑथेंटिक मारिया मॉन्टेसरी फिलॉसफी दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। किंडरगार्टन है, बहुत कॉमन है, जिसको हम प्रेप, नर्सरी और KG कहते हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन वो हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ थिंकिंग स्कूल्स के साथ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ मैच नहीं करती थी, इसलिए हमने वो नहीं लिया। दो हमें आया था कि जी आप वो भी ट्राई करें, हमने नहीं किया, फिर हमने मॉन्टेसरी को हम लेके आए। right. I'm just gonna ask the last question because almost an hour is getting completed now. Post COVID वैसे भी जनरली it's a मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट एरिया है टेक्नोलॉजी, बट कोविड के टाइम के ऊपर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी इज़ नाउ प्लेइंग अ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू हो, चाहे वो टूल्स, एप्स, उन सारी चीज़ों के साथ हो। इंशाल्लाह वैक्सीनेशन आएगी, विल गो बैक टू आवर स्कूल्स, विल बी मोर मोबाइल एंड बी एबल टू interact in a hopefully a much better world. उसमें आप क्या देख रहे हैं, किस हद तक टेक्नोलॉजी का रोल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विद इन द स्कूलिंग सिस्टम? क्योंकि अगेन ड्रीमर्स तो बहुत आगे लेकर जाते हैं, वो कहते हैं कि जी जो वाइट बोर्ड्स हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ वो हैं, वो कहते हैं कि जी टैबलेट्स हर जगह पर होंगी, और आप जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल मून को के बारे में पढ़ाने के बजाय आप मून को वॉक करना सिखाएं, सो that's the eventuality of things. True. But in the current time and age, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हम किस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में? दो किस्म की बातें हैं। पहली तो बात ये कि कोविड के टाइम के ऊपर अचानक जो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस सामने आई, वो ऐसे था जैसे आसमान फट गया और चीज़ें सर पे आके गिर गई। हमारा टीचर ट्रेन नहीं था, हमारा टीचर आज भी ट्रेन नहीं है। टेक्नोलॉजी को तरीका होता है ना इस्तेमाल करने का। आप ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया ऐप्स मौजूद हैं, आपके पास पढ़ाने के लिए टूल्स मौजूद हैं, बट किस टूल को कब यूज़ करना है? आपने गूगल हैंग आउट यूज़ करना है या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करना है या आपने जूम यूज़ करना है या आपने क्या करना क्या है? उसके लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन होनी ज़रूरी थी और उसके अंदर ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट फेल्ड। राइट। उन्होंने पहले किसी ने टीम्स को ट्राई किया, फिर वो जूम पे चला गया, फिर वो नहीं चला, फिर तीसरे पे चला गया। सो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अभी भी नहीं है। हाँ, उसने वेंचर ज़रूर खोल दिया कि जी अब लोग ये सोचते हैं, स्पेशली एकेडमी वाले जिनकी एकेडमियाँ बंद हो गई, उन्होंने कहा जी हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट खान एकेडमी बहुत पहले कर चुका था, ये आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ तो 30 साल के बाद टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी ये हादसा ना होता कोविड वाला तो हमें क्या पता था। सो अभी भी टाइम चाहिए होगा,
हमारे लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जो डे ड्रीमर्स हैं, जो हमें कहते हैं जी वाह अब तो सब कुछ ही वर्चुअल हो जाएगा। मैं उनसे, मेरा मेजर डिसएग्रीमेंट इस बात पे है कि आपका पेरेंट ही नहीं होने देगा। आपके पेरेंट जब, हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को, मॉन्टेसरी के बच्चों को एरोबिक्स कराई जाती है। अब ख़वातीन हैं, वो बच्चों के साथ क्लासरूम में एरोबिक्स कर सकती हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकती। ये हमारे सोशल नॉर्म्स नहीं है। सो हमने जब ऑनलाइन के ऊपर हमारे स्कूल्स गए तो हमें किसी पेरेंट ने कहा जी अब एरोबिक्स की आपने हमें वीडियो यूट्यूब से शेयर कर दी है तो फिर हम फ़ी यूट्यूब को ना दे दें। हमने उन्हें कहा जनाब बच्चे का बाप वहाँ बैठा है, बच्चे का चाचा वहाँ बैठा है, बच्चे का दादा वहाँ बैठा है, आप चाहते हैं हमारी टीचर उनके सामने एरोबिक्स करके दिखाए तो प्लीज़ सॉरी, आप अपने बच्चे को ले जाएं। यू नो, प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम इज़ विद द एथिक्स एंड एजुकेशन। जो उसके नॉर्म्स हैं वो सेट करने बड़े मुश्किल काम है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। बच्चा जो है वो रज़ाई में से क्लास ले रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, उसको समझ आई नहीं आई, ये वो गैप्स हैं जिसको भी फिल करने के लिए शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लानी ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, जब हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी मैसेस कहाँ रहते हैं। 70% हम कहते हैं जी देही आबादी है, विलेजेस हैं, वहाँ वो नेट ही नहीं चलता सही तरह। वहाँ पे आप AR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। जिस स्कूल के अंदर बाथरूम नहीं है, वॉशरूम्स उनका इशू है, सैनिटाइजेशन उनका एक इशू है, वहाँ पर आप स्मार्ट बोर्ड्स कैसे ला सकते हैं? हाँ ठीक है, 2% 1% के लिए बड़ा फैंसी है, मैं अपने स्कूलिंग सिस्टम के लिए ला सकता हूँ, और जो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो कर सकते हैं, बट इट विल स्टिल टेक आई थिंक 10 ईयर्स कम अज़ कम चाहिए होंगे। Makes sense, makes sense. Sir, thank you so much for coming in. This was extremely insightful. और I hope कि honestly मुझे excitement हो रही है thinking school के बारे में सोचकर, और I would love to visit at some point in time just to sort of see कि real time पे वो कैसा हो रहा है. But again, thank you so much for coming in. Thank you very much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो ज़रूर अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप एक ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर आपको आने वाले एपिसोड्स के बारे में नोटिफिकेशन मिल सकती है। इसी के साथ साथ यूट्यूब पे सुनने वाले लाइक का बटन दबाएंगे तो हमें एंगेजमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से more people can hear these valuable conversations. My name is Sayyid Muzamil Hassan Zaidi. This was Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.